Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi and I'm back here with the daily The Hindu MCQs, जहां पे हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस जो कि आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स, फ्रॉम द हिंदू एंड वेरियस अदर सोर्सेज जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रेफर्ड है। वहां से हम ये क्वेश्चंस लेते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज स्पेशली डिजाइन फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन 2021। अगर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन करने हैं सच एज अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, तो इसके लिए यू कैन ज्वाइन द इंडिविजुअल कोर्सेज। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट द जेवीज प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास टाइम है यू कैन ज्वाइन द सुपर 50 प्रोग्राम विच इज फॉर 2 years 2020 से 2022 तक के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द जेवीज मेज गाइडेंस प्रोग्राम and there is one more program which is called as JV's mentorship program for 2020 and 2021। तो ये जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। all these courses they are available on the website और सबसे ज्यादा recommended है JV's ऐप। ये सारे कोर्सेज आप JV's के ऐप में भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इस ऐप में आपको ये सारे कोर्सेज तो मिलेंगे along with that daily current affairs, updates, mind maps, so many things are there which are really useful for your examination। So इस ऐप को फटाफट आप डाउनलोड कर लीजिए और ये सारे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर लीजिए। For any other information you can contact on this number। ठीक है। Now you can join the telegram groups। ये जो telegram groups हैं उसमें आपको मिलेंगे DNA के जो PDFs हैं वो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। तो इन जो चैनल्स हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए और इनकी जो लिंक्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। नाउ नवंबर 2020 की जो मैगजीन है जेवीज करंट अफेयर्स मैगजीन इज अवेलेबल। फटाफट जाइए Amazon से इसको परचेज कर लीजिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको जेवी के वेबसाइट www.jatinverma.org पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इफ यू वांट द हार्ड कॉपी फटाफट Amazon में जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Consider the following statements. This is about the Election Commission of India। Election Commission न्यूज में है, क्यों है वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके लिए बेसिक पॉलिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner as such member of other election commissioner as the Parliament may from time to time fix। ठीक है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं प्लीज मार्क दोज वर्ड्स। नाउ द सेकंड नंबर statement, in the case of the difference of the opinions among the chief election commissioners and other election commissioners the matter is referred to supreme court। यानी कि अगर किसी भी मैटर पे वहां उन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो दूसरे कमिश्नर्स होते हैं उनके बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी मैटर पे, तो वह कौन सॉल्व करेगा? मैटर किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। थर्ड स्टेटमेंट है द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एंड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। सो इनमें से आपको बताना है सही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड दीज आर द इनकरेक्ट आंसर, थर्ड वन इज करेक्ट वन। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। आर्टिकल 324 क्या देता है? आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द प्रोविजन विद रिगार्ड टू द composition of election commission। इलेक्शन कमीशन जो होगा shall consist of the chief election commissioner and there shall be other election commissioners as well and as the president may like he is going to appoint them। now यहाँ पे क्या आपके पास था? as the parliament, तो ये हो गया गलत। Now the second statement, the condition of the services and the tenure of the office of election commissioner and the regional commissioner shall be determined by the president। तो ये बात सही होगी। अगर if there is a difference of opinion among the members तो उसके बारे में कहां पे जाएगा? They will be decided like the matter should be decided by the majority by the commission। ठीक है। कमीशन आपस में ही मेजोरिटी में उस इश्यू को सॉल्व करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है। नाउ न्यूज क्या है?
वोटर आईडी कार्ड, कैसा वोटर आईडी कार्ड? डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। सो अभी इलेक्शन कमीशन चाह रही है कि हम सबको क्या मिले? डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। डिजिटल वोटर आईडी कार्ड यानी कि आपके पास जो वोटर आईडी है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड कॉपी में आपके पास अवेलेबल होता है, दैट विल बी अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल फोन पर उस आईडी कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा? आपका वोटर आईडी कार्ड। अभी आप क्या करते थे इलेक्शन के टाइम पर, आप वोट देने जाते थे, सो यू हैव टू शो द वोटर आइडेंटिटी कार्ड। आपको इन लाइक फॉर्मेट में दिखाना पड़ता था, एक हार्ड कॉपी में दिखाना पड़ता था, बट नाउ यहाँ पे बात चल रही है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड की। तो ये जो है वो जल्दी से ही इश्यू होने वाला है। नाउ देखते हैं इसके बारे में न्यूज। द इलेक्शन कमीशन इज कीन टू मेक द इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सी इसको एपिक भी बोलते हैं, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी card epic available on the electronic form. In other words, you will carry your card in your phone just like any other like boarding pass जो कि आप डाउनलोडेबल होता है, राइट? सो उस फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। नाउ ये जो कार्ड है, ये बोला जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वोटर आईडी कार्ड ऑन योर फोन। इसमें आपको एक क्यूआर क्या बोलते हैं भी दिया, कोड भी दिया जाएगा, उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर देयर जो कि प्रपोज की गई हैं। नाउ अभी जो एपिक है, दिस इज ओनली अवेलेबल इन द हार्ड कॉपी, जो कि आपको इलेक्शन डे में प्रोड्यूस करना, लाइक वोट देने के पहले आपको दिखाना पड़ता है। फॉर दोज हु कैन नॉट प्रोड्यूस द एपिक, दे कैन शो द ऑल्टरनेटिव फोटो आईडी डॉक्यूमेंट एंड दे कैन बी परमिटेड फॉर द इलेक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन। सो ऐसी सिस्टम होता था, बट नाउ दे आर प्लानिंग कि आप जो है उसको डाउनलोड कर पाओ अपने फोन पर, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। सो ऐसा कुछ सिस्टम होने वाला है। लेट्स सी व्हाट आर द बेनिफिट्स। सो पहले तो कॉस्ट फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो किफायती कैसे, कि कैसे कॉस्ट को सेव कर पाएगा? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रिंटिंग कॉस्ट को जो है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को ये कम कर लेगा, राइट? सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट बेनिफिट। The second one is इलेक्शन कमीशन फील करता है that the voters they will, उनको ये भी काफी ज्यादा सफिशिएंट होगा, काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा जो वोटर आईडी है उसको पीडीएफ के फॉर्म में रखना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो देयर, वोटर्स के लिए भी क्या होगा? यूजफुल होगा। एंड थर्ड वन, दिस विल डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट प्रोड्यूसिंग अ वोटर स्लिप ऑन द डे ऑफ वोटिंग। सो ये सारी चीजें हैं, ये जो बोली जा रही है, दीज आर द बेनिफिट्स, दीज विल बी द बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटर और यू कैन से डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। सो डिजिटल एपिक की बात यहाँ पे चल रही है। सो दिस वाज इन द न्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है अबाउट द 7th शेड्यूल। सो इसके बारे में न्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 7th शेड्यूल के बारे में बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो the question is, the 7th schedule of the constitution divides the subject on which the center and state can make laws under the union and state list। यहाँ पे सिर्फ दो लिस्ट की बात की गई है। सेकेंड स्टेट में आर्टिकल 246 it deals with the 7th schedule of the Indian Constitution that mentions 3 lists named the union list, state list and the concurrent list which specify the division of power between the union and the states। See यहाँ पे तो एक लिस्ट भूल गए, कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस स्टेट में आपका साफ साफ गलत हो जाएगा। एंड यस, आर्टिकल 246 डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन इन द फॉर्म ऑफ द 7th शेड्यूल, जो कि बताता है 3 लिस्ट के बारे में, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ ये तो हम जानते हैं, ये भी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है। आर्टिकल 282 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 282 क्या बोलता है? आर्टिकल 282 says that the union or the state may make any grants for any public purposes, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which parliament or the legislature of the state as the case may be or make my laws। वही बात की गई है कि जो यूनियन है एंड स्टेट है, they may make laws for any public purposes, अपने अपने लिस्ट के बेसिस पे। न्यूज क्या है? सो हमारे चेयरमैन जो है 15th फाइनेंस कमीशन के एन.के. सिंह जी, उनका कहना है कि वी एज द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव अ फ्रेश लुक एट द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनका कहना है कि हमें 7th शेड्यूल पे फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के एक फ्रेश लुक लेना चाहिए। ही फील्स के देयर इज अ institutional vacuum which has created after the
which is created after the abolition of planning commission। इनका भी कहना है कि एक इंस्टीट्यूशन वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो रहा है, चीजें प्रॉपर नहीं चल रही हैं बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द जीएसटी काउंसिल जो है, एंड ही फील्स दैट कि 7th शेड्यूल है जो है वो दिन ब दिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है। जो फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म पे भी ही आस्क्ड दैट, ही सेड दैट देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल। सो इनका कहना है कि जो प्लानिंग कमीशन जो एबलिश की गई, कब एबलिश की गई? 2015 में। क्यों एबलिश की गई? क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, है ना। नीति आयोग को चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। नाउ according to him, he says that there is an institutional vacuum which has been created after the abolition of the planning commission and finance commission। actually basically he says that finance commission का काम क्या है? it look as a projection of the expenditure and the revenue, but GST rates, exemptions, changes, implementation of the indirect taxes, they are entirely within the domain of the GST council। तो यहाँ पे बोलते हैं it leads to the unsettled question on the ways to monitor, scrutinize and optimize the revenue outcome। ये इनका कहना है कि there is a vacuum which has created, और जो है चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जिस हिसाब से उनको चलना चाहिए था। Now with the abolition of planning commission, many economists, many policy makers, think tanks, they argue and they think that the institutional vacuum is there, and उनका और भी कहना है, he pointed out several things। erosion of division of power, according to him there is a erosion of division of power। See 7th शेड्यूल क्या किस चीज से डील करता है? डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, के वो अपने अपने मैटर्स पे है जो लॉ बना सकते हैं। बट हियर ही सेज दैट देयर हैज बीन इरोजन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। वो उन्होंने ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनसे बताया कि कैसे हाउ द डिवीजन ऑफ द फंक्शंस enshrined under the 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन got increasingly eroded over the period of time। स्टार्टिंग बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1951 एंड लेट, फिर उसके बाद उन्होंने बोला द shifting of the subjects like forest and education from the state list to the concurrent list by the 42nd Constitutional Amendment Act। इनका कहना है कि 42nd Constitutional Amendment Act के थ्रू जो फॉरेस्ट और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया था, स्टेट लिस्ट से हटा दिया गया था, ये भी जो है क्या क्रिएट कर रही हैं? इरोजन कर रही हैं ऑफ द डिविजन ऑफ पावर का। ठीक है, ये सारी चीजें गलत हो रही हैं इनके अकॉर्डिंग। एंड इन्होंने कुछ रिसेंट एग्जाम्पल दिए जैसे कि मनरेगा 2005 और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ऑल्सो ही रिएटरेटेड वेरी पॉइंट कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं स्टेट का, जो उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं जो स्टेट में इंप्लीमेंट होती हैं उनमें भी काफी ज्यादा लूप होल्स हैं। ये सारी चीजों की बात इन्होंने की है, दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज। So, according to him, India needs a review of both 7th schedule and Article 282 of the Constitution so as to give more flexibility to the state in the implementation of the centrally sponsored scheme। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको बताई। And these issues needed urgent consideration to reinforce the trust in the physical federalism, है ना। And also he was talking about the rationalization of the centrally sponsored scheme and India needs more credible policy for the rationalization of centrally sponsored scheme and central outlays than have been possible so far। According to him एक कमीशन बनानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो है उनको रिजॉल्व कर पाए गवर्नमेंट। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो प्रॉपरली रैशनलाइज हो पाए, स्टेट प्रॉपरली उनको इंप्लीमेंट कर पाए, सारी चीजें उन्होंने बोली। सो दैट वाज इट इन द न्यूज। नाउ लेट्स मूव अहेड, इट इज अबाउट द क्वेश्चन ऑन द साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द cyclone। regarding the cyclones are sustained by very strong low pressure areas at their core। साइक्लोन्स के कोर में लो प्रेशर एरिया होता है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, वेरी फ्यू साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन अरेबियन सी बट दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू दोज विच आर एमर्जिंग इन द बे ऑफ बंगाल। सो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। फर्स्ट इज ट्रू, सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू। दिस इज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको साइक्लोन के बारे में चीजें तो पता ही होनी चाहिए, राइट। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आपको लाइक इफ यू वांट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ज्योग्राफी के कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, देयर यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया अबाउट ऑल दीज फीचर्स, राइट, जो कि आए दिन आपकी न्यूज में रहते ही रहते हैं एंड विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तो देखिए लो प्रेशर तो होता ही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. Cyclones are sustained by very strong low pressure areas in the cold winds in surrounding areas are forced to rush towards these low pressure areas. So क्या होता है यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे होती है? तो साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन जून एंड वेरी फ्यू of them originate in Arabian Sea, but most of them are found in Bay of Bengal. In the last 120 years, जब से रिकॉर्ड होना चालू हुआ, जब से रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, just 14% of the cyclone storms and 23% of the severe cyclones around India have occurred in the Arabian Sea. And Arabian Sea के जो cyclones हैं, they are relatively weak as compared to the Bay of Bengal. So second statement आपका गलत हो जाएगा. न्यूज क्या थी साइक्लोन निवार के बारे में? काफी न्यूज में चला था. इसके पहले वाले सेशन में हमने साइक्लोन बुरेवी के बारे में जाना था, राइट? सो इट वाज इन न्यूज. इसमें बोला जा रहा है साइक्लोन निवार ओवर 1000 ट्रीज अपरूटेड, और अकॉर्डिंग टू दिस बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो ओवर द 1000 ट्रीज दे वो अपरूटेड ड्यूरिंग द साइक्लोन निवार. It leaves behind a trail of destruction, including the flooded roads and damaged property, particularly in the coastal areas of the Tamil Nadu and Pondicherry. Over 1000 trees they were uprooted. Officials ने बोला 108 trees were uprooted in Tamil Nadu, and almost all of them are now have been removed. Now let's talk about the basic of the cyclones. So ये वाले जो cyclones they are warm, moist एयर एज अ फ्यूल. एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, एंड therefore they form over the warm oceanic water near the equator. Now अब क्या होता है, suppose this is basically the surface of the ocean. अभी यहाँ पे क्या होता है, जब वार्म और मॉइस्ट एयर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऊपर उठना शुरू करती हैं सरफेस से. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. अब क्या करेंगे, आसपास जो हाई प्रेशर एरिया की विंड्स होंगी वो लो प्रेशर एरिया के आसपास अट्रैक्ट होने लग जाएंगी, और ये आसपास क्या करने लग जाएंगे, घूमने लग जाएंगे उस एरिया के अराउंड. दे विल स्टार्ट सराउंडिंग द एरियाज which and the high pressure enters this space, eventually rising it becomes the warm and moist too. As the warm and moisture continues to rise, surrounding air will keep entering the area of the low pressure area. Ultimately when the warm and the air rises and cools off, तो यहाँ पे क्या बना लेगी, यहाँ पे बना लेगी clouds बना लेगी. फिर उसके बाद wind continue to grow and spin fueled by oceanic heat and water and evaporates from the surfaces. फिर उसकी वजह से जो सारा डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, स्टॉर्म रोटेट होना शुरू हो जाता है फास्टर एंड फास्टर. डायरेक्शन वेरी इजी है. सपोज ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है, नॉर्थ है, ये साउथ पार्ट है. तो अगर आपका इक्वेटर का जो नदर्न पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली सदर्न पार्ट पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं एंड नदर्न पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं. ओके, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीएम वानी. पीएम वानी के बारे में हमने एक कंप्लीट एक डिटेल्ड सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? आई हैव टेकन द एंटायर सेशन ऑन द पीएम वानी. हमने वहां पे पूरी स्कीम के बारे में जाना, पूरी पॉलिसी के बारे में जाना, दैट हाउ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द पीएम वानी, क्या इसके फीचर्स हैं, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल इन दैट सेशन. आप उस सेशन को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, इट विल बी अ पब्लिक वाईफाई network. Second, it will require the PDOs to get the license or pay a fee. So अगर आपने वो सेशन देखा होगा, so it will be very easy for you to answer this question. So first is true, it is a public Wi-Fi network system, and that second one is not true because PDA and in fact nobody has to get the license there. बिना लाइसेंस के जो है लोग रजिस्टर कर सकते हैं, कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है. So only first statement is correct. Why news? So Union Cabinet chaired by the Prime Minister, they approved the PM Wani policy, PM Wani scheme. Under the scheme, they are trying to give the free Wi-Fi network, which are going to be called as PM Wani. So यहाँ पे free Wi-Fi का मतलब ये नहीं है कि आपको जो इंटरनेट है वो फ्री में मिलेगा. No, you will get the free access to Wi-Fi. ठीक है, Wi-Fi का आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा आपको वाईफाई का फ्री एक्सेस?
क्योंकि आपको ये जो पब्लिक सिस्टम है वो आपको फ्री में देंगे, लाइक गवर्नमेंट विल बी गिविंग यू अ पर्टिकुलर सेटअप ऑफ द वाईफाई जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, सच एज पब्लिक डेटा ऑफिस होंगे, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स होंगे, ऐप प्रोवाइडर्स होंगे, एंड आपके पास होगी सेंट्रल रजिस्ट्री। नाउ हाउ दे आर गोइंग टू वर्क दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो सपोज PDOAs, who are these? They are the aggregators, they are the internet providers. Suppose government will give Jio, Bharti Airtel or any other internet distributor this particular थिंग कि आप जो है वो नेटवर्क हमें देंगे, एंड ये नेटवर्क किसको प्रोवाइड करेंगे? दे विल प्रोवाइड नेटवर्क्स टू पीडीओस। पीडीओस कौन होंगे? ये आपके बगल की कोई भी शॉप हो सकती है, ये आपके बगल की किराना स्टोर या फिर कुछ भी छोटी मोटी शॉप हो सकती है। दे कैन गेट द पीडीओस। पीडीओस ये बन सकते हैं विदाउट इवन गिविंग द लाइसेंस, हैविंग द लाइसेंस और एनी फी पेड। नाउ हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क? सपोज दिस देयर इज अ यूजर, I am a user, I have a mobile phone and I am at some place where I need the internet, Wi-Fi, public network, PM वानी का हमें अवेल करना है। So what I'll do, I'll download an app and this app will be provided by app provider, ठीक है, जिसको मैंने बात किया। ऐप प्रोवाइडर विल डेवलप एन ऐप, मैं इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करूंगी एंड देन आई गेट द एक्सेस टू वाईफाई। नाउ वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आई गेट द ऑप्शंस दैट विच पीडीओ दैट आई नीड टू कनेक्ट विद। तो इनमें से हम अपने ऑप्शंस कनेक्ट करेंगे एंड देन हम जो इंटरनेट अवेल करेंगे। बचा काम लास्ट इंपॉर्टेंट जो एक स्टेक होल्डर है, दैट इज द सेंट्रल रजिस्ट्री। सो उसका काम क्या होगा? इट विल मेंटेन द डिटेल्स ऑफ द ऐप प्रोवाइडर्स, PDOAs एंड PDOs टू बिगिन विद द सेंट्रल रजिस्ट्री एंड मेंटेन बाय द C.dot। नाउ ये तो बात हो गई सेंट्रल रजिस्ट्री की। जो PDOAs होंगे, they also have one more function. They will be aggregators of PDOAs and they'll perform the functions relating to the authorization and accounting. ये वाले काम भी जो है ये करेंगे PDOAs के लिए। Now PDOs, they can be, anyone can be the PDOs without any license. ये जो है मेन important fact है इस स्कीम के बारे में, ठीक है। They will be established, maintain and operate only WANI complaints, Wi-Fi access points, then deliver broadband services to the subscribers. Now subscribers जो हैं वो काफी nominal and very very affordable rates पे जो है ये इंटरनेट को अवेल कर सकते हैं, right? And these PDOAs जो हैं, these are basically the Wi-Fi hotspot, ठीक है। These are the Wi-Fi hotspot, अगर आपको इजी टर्म में समझना है। PDOAs के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐप प्रोवाइडर्स ये क्या करेंगे? ये दे विल डेवलप एन ऐप टू रजिस्टर यूजर एंड डिस्कवर द PM वानी कंप्लेंट्स, यानी कि यहाँ पे जो हमने ऐप डाउनलोड किया ना उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। बेसिक KYC तो करना ही पड़ता है ना, राइट? सो ये करना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अवेल द PM वानी नेटवर्क्स। नाउ सेंट्रल रजिस्ट्री के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। Now let's discuss about the objective of this scheme. So first of all, the business friendly इसको बनाना है। It is expected to be the business friendly. How it is going to business friendly? So उन्होंने जो एक regulatory measures होते हैं लाइसेंसिंग के, फीस पेमेंट करने के लिए, वो सारे बैरियर्स को हटा दिया है। अब उन बैरियर्स को हटा दिया है तो अभी PDOAs एंड ऐप प्रोवाइडर्स इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये अपने साथ आपको रजिस्टर कर सकते हैं C.dot के साथ, राइट? एंड दिस इज इन द लाइन विद द एफर्ट्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे क्या होगा? उनके लिए काफी ज्यादा ईज होगी एंड जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो टारगेट्स हैं उसको भी फुलफिल कर सकते हैं। नाउ स्टेबल एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। आप कई जगह जाते हो जहां पे पब्लिक प्लेसेस पे सपोज जाते हो जहां पे ऐप प्रोवाइडर्स, डेटा प्रोवाइडर्स का जो नेटवर्क है आपको अच्छे से नहीं मिलता, इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पाती अच्छे से क्योंकि मोबाइल नेटवर्क ऑफ कोर्स। तो ये सारे बैरियर्स, ये सारी चीजों को दूर करने के लिए दिस विल बी हेल्पफुल कि आपको एक स्टेबल नेटवर्क तो मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। अब यहाँ पे आपके किसकी कॉस्ट बढ़ गई? आपकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बढ़ गई। इफ यू वांट द वाईफाई तो आप क्या करोगे? अपने घर या फिर ऑफिस में वाईफाई लगवाओगे, उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, राउटर चार्जेस, देयर सो मेनी थिंग्स जो आपको पे करनी पड़ेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको जो वाईफाई का जो पैसा है वो भी पे करना पड़ेगा, जितना भी आपका सब्सक्रिप्शन यूजेज होगा। नाउ दिस विल बी द पब्लिक वाईफाई। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन चार्ज
कट गया। अलॉन्ग विद ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में या फिर आपके घर पे जो आपने वाईफाई लगाया है वहीं पे आपको सर्विसेज मिलेगी। इन्होंने कहा है दे आर गोइंग टू क्रिएट सो मेनी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ PDOs अक्रॉस द कंट्री। सो पूरा एक नेटवर्क हॉटस्पॉट का बनाने जा रहे हैं जहां पे आप कहीं पर भी रह के वो अवेल कर सकते हैं और आपके जो है सब्सक्रिप्शन या फिर आपके जो बोल सकते हैं आपके यूजेज के बेसिस पे आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी वेरी नॉमिनल एंड अफोर्डेबल टू अ कॉमन पब्लिक। ना ये जो है आपको मिल जाएगी। अब आपको क्यों इसकी जरूरत पड़ी पोस्ट कोविड-19 के बाद आपको पता चला ना इंटरनेट की क्या इंपॉर्टेंस है। नोबडी हैज थॉट दैट वी विल बी दैट मच डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट फॉर एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें जो है उनको नजर में रखते हुए दिस इज गोइंग टू बी डन। नाउ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑफ कोर्स अगर इतने सारे PDOs बनाना चाहते हैं सो देयर विल बी सो मच एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट बनेगा सबसे ज्यादा तो डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो क्रिएट होंगी और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अ स्टेप टुवर्ड डिजिटल इंडिया, अल्टीमेटली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। द प्रोलिफिकेशन ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज थ्रू public Wi-Fi is a steps toward the Digital India program by the government of India. Now next question पे चलते हैं। Okay, so this question is about the ASEAN. ASEAN की एक समिट हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। So the question is, what is the objective of ASEAN? So ASEAN आप जानते हैं it is a regional organization, ठीक है, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1A, to increase the competition among the members for better products. B, to integrate the economies of the region to make the region more attractive फॉर इन्वेस्टर्स, यानी कि इस रीजन की इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना और ऐसा बनाना कि जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर अट्रैक्ट हो क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Third one, to promote the economic cooperation in the Southeast Asia and ensure the economic stability in the region. So both these statements are correct. The increase the competition, that was never the aim. Okay, so B and C both are correct. Association of Southeast Asian nations is a regional organization जो कि एस्टेब्लिश किया गया था to promote the political and social stability among the rising tensions among the Asia Pacific after the post colonial state. तो आपको एशिया पैसिफिक में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स दे फेस द कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म के बाद में जो उन्होंने चीजें फेस की, इकोनॉमीज ने ग्रो करना शुरू किया, वो सारी चीजों को काउंटर करने के लिए, उन सारी चीजों को स्पेशली द पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो है एक रीजनल कोऑपरेशन बनाया गया। मेन एम तो ये था, लेकिन उसके बाद उसका चेंज हो गया, एम इकोनॉमिक्स पे आ गया। इकोनॉमिक जैसे कि हमने देखा ना, टू प्रमोट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द रीजन, है ना, कि इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट बने। तो ये सारी चीजें आगे जाके बढ़ती गई। मोटो क्या है आसियान का, ये देख लीजिए, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। सेक्रेटेरिएट होता है इंडोनेशिया जकार्ता में, एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में विद द साइनिंग ऑफ देन अग्रीमेंट नोन एज आसियान डिक्लेरेशन, और यू कैन से बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उन्होंने किया था। फाउंडिंग फादर्स को देख लीजिए क्या क्या थे। सो दीज आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। चेयरमैनशिप जो होती है आसियान कंट्रीज की, ये जो होती है रोटेटिंग बेसिस पे, यानी कि एनुअली ये जो है इसकी चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट करेगी अंग्रेजी के जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स है उसके बेसिस पे, ठीक है, वेरी इजी। नाउ व्हाई इन न्यूज, सो 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM प्लस, ये भी याद रखिए, सिर्फ ADMM नहीं है, ADMM प्लस इट वाज हेल्ड वेरी वेरी रिसेंटली इन द वर्चुअल फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इट मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ द ADMM प्लस। ये 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जो मीटिंग की गई थी। अभी हमने देखा किस किस की कोऑपरेशन हो गया, पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो गया, सोशल क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी मेंटेन करने का एम था, इकोनॉमिक एबिलिटी। अब यहाँ पे कहाँ पे डायमेंशंस आ गए, ये आ गए डिफेंस पे, डिफेंस, सिक्योरिटी, पीस, ठीक है।
तो क्रिएशन जिसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में 2007 में सिंगापुर में इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू एस्टैब्लिश दिस ADMM प्लस. The first ADMM plus was convened at the Hanoi, Vietnam in 2010. Objective क्या है? It is a platform for ASEAN countries, ASEAN nations, and it is a aid dialogue partner to strengthen the security, defense, cooperation किस चीज के लिए? Peace and stability and development in the region. So आप जानते हैं यहाँ पे क्या मेजर फैक्टर है? यहाँ पे फैक्टर है चाइना. चाइना इज अ मेन थ्रेट. उसकी जो आप देखोगे क्या, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, एक्सपेंशनिस्ट थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंक्रीजिंग इन दिस एरियाज. सो यहाँ पे किसकी इनको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई? डिफेंस की, सिक्योरिटी की, मैरिटाइम सिक्योरिटी की, और रीजनल कोऑपरेशन की, पीस की, स्टेबिलिटी की, ये सारी चीजें अब इनको याद आ गई हैं. सो दीज आर द ADMM प्लस. नाउ मेंबरशिप इसकी बात कर लेते हैं. द कंट्रीज इंक्लूड्स 10 आसियान मेंबर्स एंड 8 प्लस कंट्रीज, नेमली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन एंड US. दीज आर देयर. ओके, दीज आर द मेंबर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट नंबर 1, The Paris Agreement is a non-legally binding international treaty on climate change. यहाँ पे बोल रहा है जो पेरिस अग्रीमेंट है, it is a non-legally binding, यानी कि ये legally binding नहीं है. Second one, it seeks to limit global average temperature rise to well below 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका टारगेट यहाँ पे बोला 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. सो देखने में सही लगती है स्टेटमेंट्स, बट हमेशा सही नहीं होती है, दोनों स्टेटमेंट गलत है. सो पहले तो ये नॉन लीगली बाइंडिंग नहीं, इट इज अ लीगली बाइंडिंग नेशंस, और यहाँ पे इसका मेन टारगेट तो 2.0 है. ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू गेट इट डन, बट द मेन टारगेट इज 2.0. ठीक है. So the Paris Agreement, it is a legally binding international treaty on climate change. Adopt किया गया था 196 countries ने in the Paris December 2015 में and entered in the November 2016. क्या करना चाहता है? It wants to limit the global average temperature rise and well below the 2 degree Celsius above the pre-industrial levels, and also endeavors to limit the 1.5 degree Celsius. Now the agreement which has entered in the force on the November 16 is currently has 188 parties. इसको भी आप याद रखिए, very very important point. जो भी parties हैं, they are expected to undertake what ambitious effort to support the अग्रीमेंट्स गोल्स, यानी कि उन सारी कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अग्रीमेंट के गोल्स को वह एक्सपेक्ट करें और उनको भी कमिट करें, एंड ऑल्सो कम्युनिकेट देयर इंटेंशंस इन द 5 years. उनके जो NDCs में नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, सो इन सारी चीजों में जो है इन कंट्रीज का सपोर्ट ही मांगते हैं, है ना. सो न्यूज में क्यों है? सो रिसेंटली अ वेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बाय आवर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट. तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑन द ईव ऑफ 5 years ऑफ पेरिस अग्रीमेंट. ठीक है. तो इसमें जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट इंडिया हैज ऑलरेडी अचीव द 21% ऑफ इट्स टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ GDP emission, like reducing emission intensity of GDP by 33 to 35% और by 2030. इंडिया का टारगेट था कितना? 33 to 35% रिड्यूस करना emission intensity of GDP. याद रखिए ये सारी चीजें अलग होती है ना, अलग अलग emissions होते हैं. सो यहाँ पे क्या बात कर रही है? emission intensity of GDP का टारगेट था 33 to 35, 20-30 तक, लेकिन इनका कहना है कि 21% हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया. ठीक है, ये न्यूज में था. Let's talk about the background. So the Climate Ambition Summit, it is going to happen, and which will be jointly hosted by the United Nations, UK and France in the partnership of Chile and Italy to mark the 5th anniversary of the adoption of the Paris Climate Agreement. So attending nations, they are expected to, but not obliged to declare enhanced commitment to prevent the global temperature from the rising below 1.5 C. So यहाँ से इन कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिक्लेयर करें उनके कमिटमेंट्स को. नाउ NDCs के बारे में देख लेते हैं. Then
इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो 2015 में अहेड ऑफ द यूएन सिग्निफिकेंट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, इंडिया अनाउंस 3 मेजर वॉलंटरी एनडीसीज। ये कमिटमेंट्स हैं, वॉलंटरी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। So first one, improving the emission intensity of GDP by 33 to 35% by 2030 below the 2005 levels। ये जो पहला है, इनका कहना है इसमें ही जो है 21% इंडिया ने अचीव कर लिया है, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का कहना है। Second one, increasing the share of non-fossil fuels based electricity 40% by 2030। ये भी है, and enhancing the forest cover thereby absorbing the 2.0 to 3 billion tons of the carbon dioxide। Now आगे हम जानेंगे कि कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इंडिया ने क्या क्या जो अचीवमेंट है वो क्लेम किया है। इंडिया हैज met the 21% of the emission intensity target, इनका कहना है। The share of the renewable in our energy mix is 37.9% and our tree cover has increased by 15,000 square kilometer in the 6 years। और इनका कह रहा है India is not responsible for the problem of the climate change एंड क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल एमिशन वो सिर्फ और सिर्फ 6.8% है। एंड इनका कहना ये भी है कि इंडिया इज द ओनली G20 कंट्री टू बी कंप्लायंस विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज। और G20 और G20 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, दे अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अभी हमने एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, द एमिशन गैप रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा था कि जो जी कंट्रीज इकोनॉमीज है, दीज आर द मेजर एमिटर्स, ठीक है, ये भी बात थी। क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये जो समिट होने वाली है, द 6 ऑफ द वर्ल्ड टॉप एमिटर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, कनाडा plus 2 senior US governors. So the other big polluters, they are the Australia, Brazil, Indonesia and Mexico. These all will be present. Now, according to the International Institute of Sustainable Development, the summit is positioned at a spring of Glasgow। यहाँ पर actually Glasgow में ये जो है summit होगी, इसलिए उसको बोल दिया यहाँ पे ऐसा। 26th session of the conference on COP26 to the UN Framework on Convention on Climate Change is scheduled to take place from 1 to 12 नवंबर 2021 में, ये जो है यहाँ पर यूके में होगी, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्दो, तो इसके बारे में न्यूज आपको पहले देखने मिली थी, बट आई हैव केप्ट इट हियर क्योंकि हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाए, क्योंकि इट वाज इन द न्यूज। सो इट इज अबाउट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाई हरौबा is one of the main festivals still performed in Manipur, which has its roots in pre-Vaishnavite period. Second one, Lai Harauba is the earliest form of dance which forms the basis of all the styles dances in Manipur. So इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? Both the statements are correct. So yes, it is a dance form of Manipur and इसके जो roots हैं you'll see in the pre-Vaishnavite period. डिटेल जान लेते हैं बेसिक। लाई हरोबा is one of the main festivals still performed in Manipur which has its roots in pre-Vaishnavite period. लाई हरोबा जो है it is the earliest form of dance which forms the basis of all the styles dances in Manipur. सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है और सारा बेसिक सेट करता है जितने भी स्टाइल, जितने भी फॉर्म के स्टाइल्स हैं मणिपुर में। नाउ इसका लिटरल मीनिंग देख लीजिए, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, ठीक है, यानी कि ये जो है सेरेमोनियल ऑफरिंग करते हैं भगवान की। इन अ वे सेरेमोनियल ऑफरिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ डांसेस एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस हो गए यहाँ पे माईबास एंड माईबीज। कौन होते हैं? बेसिकली प्रिस्ट एंड प्रिस्टेसेस होते हैं जो कि री एनेक्ट करते हैं थीम्स ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। है ना, इंटरेस्टिंग तो है। तो यस, दिस इज इट अबाउट द मणिपुर वाला डांस, ठीक है। नाम याद रखिए, लाई हराओबा। ओके, सो ये हुआ क्वेश्चंस। आज हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए गाइस। ये सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन दैट जॉइन द जेवीज कोर्स। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने बहुत से पॉलिटी के क्वेश्चंस किए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किए, तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने में तो समझ में नहीं आएंगे। ज्वाइन द इंडिविजुअल कोर्सेज। अगर आप इंडिविजुअली ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज फॉर द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर 2021 एज वेल। Also you can join, see if you have time, so you can join the super
for 50 program which is designed for the candidates who have time. तो 2022 तक प्रिपरेशन करना है आसानी से तो आप कर सकते हैं. JV's guidance program is also there, means guidance program. JV's mentorship program is also there. So you can join any of the courses by visiting website or simply download the JV's app. Very easy. Download it in your mobile phone. Get the daily current affairs updates, DNA analysis, mind maps. There's so many things which are helpful for your 2021 or UPSC examinations. So फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए. और अगर आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, एनी अदर इंफॉर्मेशन, यू कैन कॉल दिस नंबर. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, सो टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड डू हिट द बेल आइकन. इससे आपको जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी नए सेशंस होंगे इंक्लूडिंग लाइव सेशंस, उन सारे के सारे चीजों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी. एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड Telegram. So I'll see you in the next session. Thank you so much for listening. Take care. Bye bye.